हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। और अब तक के हम सीआरपीसी में हम देख चुके हैं चैप्टर 11 तक। आज से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है चैप्टर 12, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमें आए दिन क्रिमिनल केसेस में की नींव ही एफआईआर होती है। मतलब जब तक हम किसी मसले की एफआईआर ना देख लें, तब तक हम उस बारे में क्रिमिनल केसेस के अंदर आगे क्या प्रोसीडिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हमें जमानत लेनी है, या कैसे हमें एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, और कैसे उसका ट्रायल होगा। मतलब एफआईआर वो चीज है जिससे एक क्रिमिनल केस की बेस तैयार होती है। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12 के अंदर पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति है, जिसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एफआईआर। मतलब एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, एफआईआर को कौन दर्ज कर सकता है, कॉग्निजेंस ऑफेंस जो होते हैं उसमें एफआईआर कैसे होगी, नॉन कॉग्निज ऑफेंस जो होते हैं उसमें एफआईआर कैसे होगी। ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 12, और इसका नाम है पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। ये आज का हमारा चैप्टर है। अब किसी भी व्यक्ति को हम कोई भी इत्तला, इत्तला एक उर्दू का शब्द है, जिसको हम हिंदी में अगर समझना चाहें सीधी सी शब्द के साथ में, तो वो है सूचना। हम किसी को व्यक्ति को सूचना देंगे, किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर मतलब है हम पुलिस को सूचना देंगे, और पुलिस को उस सूचना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर्स है वो चैप्टर 12 बताता है। अब इसमें जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 154 है। सेक्शन 154 से हमें मेन एग्जामिनेशन में रिटन के लिए लिखने के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर वो पूछ लेते हैं हमसे एफआईआर के बारे में, एफआईआर के एसेंशियल क्या है, और एफआईआर कैसे की जाती है, क्या प्रारूप है, क्या तरीका है, ये सारी चीजें और बहुत सी चीजें जो इसमें आने वाली हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 154। अच्छा, एक सेक्शन 154 की एक खास बात ये भी है कि ये हमें नॉर्मली जब हम कोर्ट और कचहरी का काम करते हैं तो भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आगे हमारा इसमें आ जाएगा कि कोई फीमेल है जिनके साथ कोई लैंगिक ऑफेंस हुआ है, मतलब कोई छेड़खानी का अपराध हुआ है, या कोई रेप का केस हुआ है, या कोई आ, विकलांग व्यक्ति है, या मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, वो एफआईआर कैसे करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 154 कहता है संज्ञेय। सेक्शन 154 कहता है संज्ञेय मामलों में इत्तला। मतलब सेक्शन 154 में इंपॉर्टेंट इसका मेन क्रक्स जो है वो संज्ञेय मामले हैं। मतलब कॉग्निजेंस ऑफेंस के बारे में ही 154 में बात की जाती है। तो हम किसी को इत्तला दे रहे हैं यानी सूचना दे रहे हैं, तो सूचना देने का मीडियम क्या हो सकता है, एक जनरल टर्म। हम 154 को छोड़ दें, हम एक सीधी सी बात है, अगर मुझे आपको कोई सूचना देनी है कि मुझे आपको बताना है कि एक्स जगह पे आग लग गई है, तो मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ, इसके तरीके क्या है। इसके सिर्फ दो तरीके हैं, या तो मैं आपको डायरेक्ट ओरली बताऊंगा कि वहां चले जाओ, वहां देख लो जाके आग लग गई है, या मैं इसको आपको रिटन में दूंगा। तो बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। 154 के सबसेक्शन 1 में कही गई है कि संज्ञेय अपराध में इत्तला मौखिक दी जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति मौखिक दी जाती है इत्तला, तो उस व्यक्ति की इत्तला को जो थाना अधिकारी है, उस समय जो भाषाधक अधिकारी है, उस इत्तला को अपने पास उस रजिस्टर में लिखेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे दिया गया है, खास तौर से इस काम के लिए। और दूसरी चीज, जब उनकी मौखिक सूचना वो दे रहे हैं, जाकर बता रहे हैं, वहां खड़े होकर बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, ये सूचना को वो उसमें लिखेंगे। इसके लिए फिर हर थाने में एक मुंशी अपॉइंट होता है, एफआईआर लिखना ही उसका काम होता है। एफआईआर हर व्यक्ति नहीं लिखता, एक स्पेसिफिक पर्सन अलॉट होता है एफआईआर लिखने के लिए, तो वो उसे लिखेंगे जो हमने बोला है।
जो व्यक्ति अगर मौखिक एफआईआर दे रहा है तो इसे लिखा जाएगा। अच्छा, लिखने के बाद जो उन्होंने बताया है वो उनको पढ़ के सुनाया जाएगा कि जो आपने बोला है क्या वही लिखा गया है। दूसरे और इसकी के साथ में जब उसको सहमत हो जाएंगे कि हाँ हमने जो बोला था वही इसमें लिखा गया है, तो उनसे फिर उसके ऊपर साइन करा लिए जाएंगे। और उसको एक, हम जनरली जब क्रिमिनल केस होते हैं हम उसमें देखते हैं एक जीडी होती है, जनरल डायरी, उसके अंदर उसको लिखा जाएगा। ये जीडी जो है राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाने में दी हुई होती है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। अब दूसरा क्या है, लिखित। हम कई बार देखते हैं कि हम अपने एक तहरीर बना के ही ले जाते हैं, एक तहरीर बना के ले गए, उसको हमने कंप्यूटर वाले से टाइप करा के ले गए, अब हमने बो दी। दोनों ही स्थिति में हम इसके ऊपर जो भी अपीलेंट है, जो व्यक्ति अपील करने आया है, मतलब जो व्यक्ति लेके आया है तहरीर को, उसके ऊपर साइन करेगा। और इसको चाहे वो मौखिक दे रहा है उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, उससे साइन कराए जाएंगे। लिखित है तो वो अपने आप लिख पढ़ के ही लाया है, तो उसके ऊपर उसके साइन होंगे। जो एफआईआर करने आया है, कराने आया है, उस स्थिति में उसके साइन होंगे। और इन दोनों को ही जो राज्य सरकार ने जीडी नाम का एक रजिस्टर दे रखा होता है थाने में, उसमें लिखा जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन 154 के 1 में। लिख कर ली जाएगी। पढ़कर सुनाई जाएगी और इसके बाद इस पर हस्ताक्षर होंगे, और लिखित है तो भी इस पर हस्ताक्षर होंगे। और इसके बाद इसको हम जो जीडी है थाने के अंदर, उसमें इसको लिखा जाएगा। मतलब हम मौखिक दे रहे हैं तब भी हमें उनको उसको हम लिख लेंगे मुंशी के द्वारा, उसे बोल बोल कर वो बताते जाएंगे अपनी पूरी घटना। हम उसको मुंशी एज ए मुंशी हम उसको लिखते जाएंगे। फिर हम उसे उसे पढ़ के समझा देंगे, भैया आपने जो बोला है क्या इसमें वही लिखा है। वो सहमत होते हैं, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर साइन करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई लिखित एफआईआर लेके आया है अपने पास से, लिखित में दे रहा है, तो उस लिखित पर उस व्यक्ति के साइन होंगे। और जब साइन हो जाते हैं इन दोनों प्रोसेस के बाद, तो राज्य सरकार द्वारा एक बुक डिसाइड की गई है, एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट के तहत ये दोनों तरीके की चीज, चाहे वो लिखित मौखिक है चाहे वो लिखित है, उसमें दर्ज की जाएगी। और इसको दर्ज करते ही उनका एक नंबर अलॉट हो जाएगा विद ईयर। मतलब आपने सन 2022 में अगर कोई एफआईआर कराई है, तो उसमें जो भी सीक्वेंस नंबर आपका आएगा, तो आपको ऐसा एक नंबर मिल जाएगा XYZ सन 2022 1 2 3 2022 ऐसे करके। और राज्य द्वारा अब ये तो एक जनरल सी बात हो गई, कोई भी व्यक्ति एफआईआर कराने थाने पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर शब्द एफआईआर से अच्छा है कि इत्तला दे रहे हैं, हम थाने में सूचना दे रहे हैं। वो भी कब, जब मामला कोई संज्ञेय अपराध है। अब यहाँ पर संज्ञेय अपराध जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लॉ के सब्जेक्ट में है, जानते हैं, अच्छी बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जानता है, अच्छी बात है। कभी कभी मसला ये भी होता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय जो अपराध हैं, हमें वो पता ही नहीं है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है कौन सा असंज्ञेय है। तो इसका डिसीजन जो है कि ये संज्ञेय अपराध है या नहीं है, तो इसको जो आप अपना मैटर पूरा बताएंगे थाने में जाकर, वो डिसाइड करेंगे। ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है कि जो आप लेके जा रहे हैं कि वो क्या है। मान लो कोई ऐसा गांव का व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उसके साथ कोई वारदात हुई, कोई घटना हुई, वो थाने में पहुंचेगा, तो ये डिसीजन वहां पे होगा। अब जो बहुत देखेंगे कि जो आपकी घटना है वो इस लेवल की है, जो संज्ञेय अपराध के अंदर आती,
तब ये प्रोसेस फॉलो होगा। अभी इसके आगे आने वाले सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे आसंगी अपराध, मतलब जो सेक्शन 155 है वो आसंगी के बारे में बताता है, ये संघीय के बारे में, सेक्शन 155 आसंगी के बारे में। अब इसमें ये हो गई। अब इसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, पहला प्रोवाइजो जो दिया है कि यदि किसी स्त्री द्वारा, अब पहला प्रोवाइजो जो कहता है वो किसी स्त्री के लिए कहता है, कोई फीमेल है, अब कोई फीमेल है तो उनको, उनके साथ जो हुआ है वो आईपीसी की धारा 326 ए बी, मतलब 326 में हो गया किसी को तेजाब फेंककर, तेजाब फेंकना, और 326 में हो गया तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, ऐसी कोई अपराध है। 354 और 354 के एबीसीडी, मतलब ये स्त्री के लज्जा भंग वाले ऑफेंस हैं। और इसके साथ में आता है 376 ऑल सब सेक्शन, मतलब 376 में जो ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ रेप, उसके बारे में, या 309 में, 309 में है लज्जा भंग का अनादर। लज्जा भंग का अनादर से मतलब होता है कि कोई ऐसी महिला जिसको आपके किसी कंडक्ट से ऐसा होता है कि उसकी लज्जा भंग होने का उससे खतरा महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो अपने कल्चर की वजह से, अपनी किसी रूढ़ी या प्रथा की वजह से घूंघट में रहती हैं, उन्होंने घूंघट करना उनका कल्चर है, पहले से करा चला आ रहा है, या ऐसी कोई महिला है जो हिजाब का प्रयोग करती है, या ऐसी कोई महिला है जो सिख समुदाय में पगड़ी वगैरह का प्रयोग करती हैं, या क्रिश्चियन में, मतलब उनकी वजह से आप मतलब कह सकते हैं कि किसी घूंघट वाली महिला का आपने जाके अचानक से घूंघट हटा दिया, जिसकी वजह से उनकी लज्जा का, लज्जा भंग होने के लिए आपने अनादर कर दिया, आपने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे उनकी लज्जा भंग हो रही है, वो सारी चीज। तो इन सारी स्थिति में जो एफआईआर कराई जाएगी, अब कोई महिला है, एक जनरल सी बात, क्योंकि इंडिया का जो लॉ है, इंडियन लॉ है, वो नेचुरल लॉ पे बेस है। वो सारी चीजें जो आपको नेचुरली, वो सारी चीजें जो आपको नेचुरली गलत लगती हैं वो कहीं ना कहीं लॉ में दे रखी हैं, वही लॉ है हमारे पास, इसी लॉ को हम फॉलो करते हैं। अब आप ये बताइए, ये अपने आप से सोचिए कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ का अपराध होता है, जैसे कोई महिला रोड में जा रही है तो उनके साथ राह चलते कुछ लोगों ने छेड़छाड़ जैसा कोई ऑफेंस कर दिया, तो उस चीज को वो महिला जो है एक पुरुष को अच्छे से बता सकती है या एक महिला को, तो सीधी सी बात है एक महिला दूसरी महिला को अपनी आप बीती जो भी उनके साथ हुआ है बहुत अच्छे से, इत्मीनान से और भरोसे के साथ पूरी बात एक्सप्लेन कर सकती है। तो प्रोवाइजो 1 जो कहता है वो यही बात कहता है कि ऐसा कोई अपराध जो किसी स्त्री के अगेंस्ट हुआ है, किसी वुमेन के अगेंस्ट है, जो कि 326 एबी में है या 354 में है, 354 एबीसीडी चारों सेक्शन में, या 376 में है, 376 के सभी सेक्शन इसमें इन्होंने बताए, प्लस 509 में है जो ऑफेंस रिलेटेड टू स्पेशली वुमेन है। तो उस चीज को लेकर वो इत्तला जो है एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, इतना इसका प्रोवाइजो 1 कहता है कि अगर ऑफेंस कुछ इस टाइप का है जिसमें वुमेन्स के डिग्निटी की बात आ जाती है, कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो वो चीज एक महिला दूसरी महिला को अच्छे से बता सकती है, उन्हें अपनी बता सकती है। लेकिन अगर यही उनसे कह दिया जाए कि आप किसी पुरुष को ये सारी चीजें बताओ, तो वो उन्हें बताने में थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करेंगी। इसलिए प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर किसी फीमेल के साथ ऐसा कुछ होता है तो वहां पर जो एफआईआर लिखी जाएगी, इत्तला किसी महिला अधिकारी
द्वारा। तो महिला, किसी महिला अधिकारी द्वारा ही वो चीज लिखी जाएगी। अब ये प्रोवाइजो वन हो गया। अब इसका जो प्रोवाइजो नंबर 2 है, प्रोवाइजो नंबर 2 ये कहता है कि यदि वह व्यक्ति, अब प्रोवाइजो नंबर 2 में इन्होंने किसी फीमेल के लिए नहीं कहा, ना ही किसी मेल के लिए कहा, इन्होंने यहां पर वर्ड लिया है पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आईपीसी की धारा 354 एबीसी एबीसीडी, मतलब 354 लज्जा भंग वाला, 376 ऑल, या 509 509 का अपराध हुआ है या किसी ने ट्राई किया है, मतलब अटेम्प्ट किया है, तो इस सारी स्थिति में, और ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हुआ है वो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है। मतलब ऑफेंस जो भी है, इस टाइप के ऑफेंस चाहे 354 में हो, 376 में हो या 509 में हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ है जो डिसेबल है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटल हो, चाहे वो परमानेंट इन नेचर हो या टेम्परेरी इन नेचर हो, ऑफेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब हम जब पढ़ ही रहे हैं एफआईआर कि हमें इत्तला कैसे देनी है, तो ऑफेंस तो इन लोगों के साथ भी हो सकता है, तो ये इत्तला कैसे देंगे, ये प्रोवाइजो 2 कहता है। तो इसमें ये बताया गया है कि इस इन लोगों के लिए ये सुविधा सरकार ने दी गई है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इस टाइप का कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस अधिकारी, इनके पास ये प्योरिटी रहेगी कि पुलिस अधिकारी इनके या तो घर जाएंगे, तो इनके निवास स्थान पर, या तो इनके घर जाकर कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है और वो नहीं आ सकते हैं, रीजन कि वो थोड़े से निशक्त हैं, मतलब डिसेबल हैं और वो नहीं आ सकते, तो पुलिस अधिकारी जो भी भाषाधिक अधिकारी होंगे उनके घर रिपोर्ट को लेने के लिए, इत्तला को लेने के लिए इनके कहने पर घर जाएंगे, या ऐसे किसी स्थान पर जा सकते हैं उनको जहां पर ये व्यक्ति जो कहते हैं कि भाई मैं ऐसी जगह पे पहुंच सकता हूं, मेरी इच्छा है कि आप यहां पर आ जाएं, तो वहां भी जा सकते हैं, मतलब घर स्थान पर, या किसी सुगम स्थान पर जा सकते हैं, और साथ में, क्योंकि रीजन ये है या तो ये मेंटल डिसेबल हो सकते हैं या फिजिकल डिसेबल हो सकते हैं, इसके पीछे का एक रीजन और भी है। एक बात ये भी है कि अब इनकी बात को आप समझेंगे कैसे, तो इसमें ये कहा गया है अपने साथ आप एक ट्रांसलेटर साथ ले जाएंगे, इंटरप्रेटर साथ ले जाएंगे, या कोई स्पेशलिस्ट साथ में लेकर जाएंगे कि जो उनकी बात समझ सके और आपको बता सके कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कोई मेंटल डिसेबल व्यक्ति है, तो वो अपनी बात कैसे समझाएगा, उसके लिए आपके पास कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए ना। आप थाने के भाषा तक अधिकारी हैं तो जरूरी नहीं आपके पास आप इनकी बात को समझने के लिए एलिजिबल हो और इनकी बात समझ ही जाए, तो आप इनके लिए एक इंटरप्रेटर लेकर जाएंगे या कोई उसी चीज का विशेषज्ञ लेकर जाएंगे जिस तरीके की इनके लिए समस्या है। सुगम स्थान पर
हंसिए। तो ये बात ये कहते हैं कि आप ऐसे स्थान पर, या तो आप इनके घर पे, इनके कहने पर, इनके बुलावे पर आप इनके घर जाएंगे, या जिस स्थान पर इनको आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से पहुंच सकते हैं, उस स्थान पर इनकी इच्छा अनुसार आप जाएंगे और साथ में किसी ट्रांसलेटर को या इंटरप्रेटर को या किसी विशेषज्ञ को ले जाएंगे जो इनकी बात समझकर आपको सही से बता सके। ये प्रोवाइजो हमारा प्रोवाइजो ए हो गया। अब प्रोवाइजो बी, प्रोवाइजो का ए नंबर। अब प्रोवाइजो का बी नंबर ये कहता है कि जो अभिलेखन करेंगे, हमने जो अभिलेखन किया है, रीजन बिहाइंड ये है कि हो सकता है कि उस समय हम उनकी पूरी बात समझ ना सके, या अपनी सिक्योरिटी के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उस अभिलेखन की एक वीडियो फिल्म तैयार करेंगे। इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। मतलब ये वही बात है कि हम अपने लिए, या तो हम कह लें इसमें हमारी सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कल को हमारे ऊपर कोई सवाल उठा दे कि आप गए थे वहां पर, ऐसे व्यक्ति ने, आप हमें इत्तला देनी थी और वो डिसेबल हैं और आप क्या कहते, तो ये वीडियो फिल्म हमारे लिए प्रूफ है, पहली चीज। इसके पीछे का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कल के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि उन्होंने बताया कुछ और था और हमने लिख लिया कुछ और उसमें कल वो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, हो जाए, इसलिए भी ये वीडियो फिल्म इन फ्यूचर हमें काम आएगी। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए ये चीज सेक्शन सब सेक्शन बी रखा गया होगा, मुझे ये लगता है। सेक्शन इसका सब सेक्शन सी जो ये कहता है कि धारा 164, धारा 164 कि 5A की धारा ए में वही चीजें कही गई हैं कि जो यहां पर इन सारी चीजों से संबंधित अगर कुछ अपराध है तो मजिस्ट्रेट साहब बिना किसी देर किए उसको तुरंत लिखेंगे। ये मतलब अगर किसी चीज के बारे में 354, 376, 309 की कोई बात आती है, जो धारा 300, 164 की सब धारा 5A के इस पॉइंट में दिया गया है, ये सारी चीजें दी गई हैं जो यहाँ पे हैं, वही वहां दी गई हैं। अगर ऐसी कोई चीज आती है और मजिस्ट्रेट साहब को इसमें कहा जाता है कि आप उस समय कुछ भी जरूरी काम कर रहे हैं तो उसे छोड़कर पहले आप ये काम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब सेक्शन सी कहता है के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। मतलब
ऐसी कोई ऑफेंस की बात आती है जो 354, 376, 509 में होती है, तो मजिस्ट्रेट साहब इन 164 की धारा 5A की सब धारा ए में उन चीजों को जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कराएंगे, ये सबसेक्शन सी कहता है। अब 354 की अब एक धारा 154 का सब सेक्शन 2 ये कहता है, जो हमने एफआईआर करा दी, यहां तक हम एफआईआर करा चुके हैं, अब ये एफआईआर कराने के बाद जो मुंशी है वहां पर हमें एफआईआर की कॉपी तुरंत और विदाउट एनी कॉस्ट तुरंत देगा, ये सबसेक्शन 2 कहता है। मतलब जो हमने एफआईआर कराई है, हमने एफआईआर करा दी, चाहे हम मौखिक बोल के कराई हो, चाहे हमने लिखित कराई हो, या किसी महिला ने कराई हो, या किसी डिसेबल व्यक्ति ने कराई हो, और वो सारा हो जा रही, तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उस एफआईआर की कॉपी आपको फ्री मिलेगी। इत्तला की प्रतिलिपि निशुल्क तत्काल दी जाएगी। अब ये तो स्थिति ये हो गई कि हमारी एफआईआर लिखी जा चुकी है, हम थाने पहुंचे, हमने अपनी पूरी व्यथा वहां सुना दी, वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज थे उनको हमारी व्यथा समझ में आई, उनको लगा कि कॉग्निशन संज्ञेय अपराध बनता है, उन्होंने भैया कह दिया मुंशी से, जो भी वहां एफआईआर लिखने के लिए पर्सन बैठे हैं, आम बोलचाल में उन्हें मुंशी जी कहते हैं, तो उन्होंने लिख ली। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम पहुंचे, हम एक गांव के ऐसे व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता कि हमारा अपराध किस कैटेगरी में है, कि वो संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय अपराध है, और इन सारी चीजों को देखते हुए जो भी 154 की उपधारा 1 में बताया गया उस तरीके से, मतलब यहां से शुरू करके यहां तक और यहां तक आने तक हमारी बात ये हुई कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब हम परेशान हैं, हम इस चीज से परेशान है कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तब उसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है 154(3) के अंदर। 154(3) के अंदर यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात से व्यथित है कि उपधारा 1 के तहत उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो उनकी इत्तला है, इत्तला का सार, मतलब जो उनकी इत्तला, मतलब जो रिपोर्ट है, जो सूचना है, उसका सार लिखित रूप में डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज देंगे। ये बताया गया है कि मतलब मान लीजिए भाई हम थाने पहुंचे और हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी, हमारी एफआईआर नहीं लिखी, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा थोड़ा ना घर बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो रिपोर्ट है, जो हमने बनवाई है, जो इत्तला हमने तैयार की है, अब यहाँ पर मौखिक वाली चीज खत्म हो जाती है, मौखिक का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ हमारी जो भी समस्या उसको हम एक पेपर पर लिख लेंगे, या किसी से लिखवा लेंगे, या उसे हम टाइप करा लेंगे। टाइप कराने के बाद उसको हम पुलिस अधीक्षक को बाया पोस्ट भेज देंगे। अब जब पुलिस अधीक्षक उस चीज को अपने संज्ञान में लेंगे, उनको पता चलेगा भाई कि फला लेटर आया है। उस लेटर को देखने के बाद अगर उनको ये लगता है और उनका इस बात का समाधान हो जाता है कि हाँ, इसमें जो चीजें हमें बताई गई हैं इस इस्तेलाह के थ्रू कि इसमें कोई कॉग्निशन ऑफेंस बनता है, संज्ञेय अपराध बनता है, तब तो वो उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेंगे और या तो खुद उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहली चीज, या अपने किसी सबऑर्डिनेट को या किसी संबंधित थाने को, जो कहीं से भी एफआईआर जाएगी, ये लेटर जाएगा,
वो किसी न किसी थाने के एरिया अंडर आता होगा, उनको वो रेफर कर देंगे कि आप इस पे काम करें, इसका संज्ञान लें और इनमें इन्वेस्टिगेशन करें, और उस व्यक्ति के पास वो सारी शक्तियां होंगी जो एक संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति के अन्वेषण करने वाले व्यक्ति के पास होती हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कई बार हमने देखा होगा, मैं कचहरी में खुद से मैंने ऐसा कई बार किया है। एक तो अभी जल्दी में ही जो हमने एक लेटर पोस्ट किया था उसके ऊपर ही एफआईआर हुई थी, थाने में वो गए थे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, और उसके बाद जो हमने एक लिख के दिया, सीनियर ने बताया और मैंने उसे तैयार करके दिया, तो उसी पे बाद में उनका फोन आया कि जो हमने लेटर भेजा था एसपी साहब के यहाँ गया, कप्तान साहब के यहाँ गया, और कप्तान साहब के पास वो लेटर आता है, कप्तान साहब उसे पढ़ते हैं और उसे मार करके संबंधित थाना भेज देते हैं। और इसकी पहचान ये है कि जब वो एफआईआर लिख के आती है, उसकी प्रतिलिपि जब आपको मिलेगी, तो उसके स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है और नीचे भी लिखा रहता है कि नकल तहरीर। वो उस तहरीर की नकल हूबहू वही शब्द उठाकर कंप्यूटर वाला उसको छाप देता है कॉपी पेस्ट करके, और वो बन जाती है हमारी एफआईआर। ये है 154(3) में इतना कहा गया है। अब यहां तक जो हमने देखा है वो हमने देख लिया है 154 एफआईआर संगीन अपराध में कैसे होगी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि असंगीन अपराध, कि असंगीन अपराध है तब क्या होगा। ये तो बात संगीन अपराध की चली है ना अभी तक। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इसमें हम देख चुके हैं कि एफआईआर कैसे होगी, लिखित होगी या मौखिक होगी, और मौखिक होगी तो उसे क्या पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके साइन कराए जाएंगे। उसके बाद जो भी फीमेल अगर कोई है और वो अपने कोई उनके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है जो 326, 354 या 376 या 509 में आता है, तब क्या तरीका है, उनकी एफआईआर कौन लिखेगा, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब डिसेबल हैं, विकलांग टाइप हैं, विकलांग हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उनकी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, ये सारी चीज हमने यहाँ पर देख ली है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असंज्ञेय अपराध में हम एफआईआर होती है या नहीं होती है, और नहीं होती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस किया है चैप्टर 12 का सेक्शन 154, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो थोड़ा इस पर रिस्पॉन्स दिखाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बकाया आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।